चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं शिक्षा दर्शन जीके जीएस चैनल में। तो एशिया के फर्स्ट सीरीज में हम लोग देख चुके थे मालदीव, श्रीलंका, एक एक देश का अध्ययन कर रहे हैं। मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत के बारे में तो डिटेल से अध्ययन करना ही करना है क्योंकि भारत के स्टूडेंट हैं। उसके बाद पाकिस्तान का डिटेल से अध्ययन किया गया, एक एक राज्य कौन कौन सा पर्वत है, ठीक है। और आगे का टारगेट है कि अफगानिस्तान और उसके बाद फिर नेपाल को लेना है, ठीक है। तो चलिए अफगानिस्तान का ये कच्चा मैप है, इसको समझते हैं। आप देखेंगे तो अफगानिस्तान ही वो जगह है जहां से भारत देश में आक्रमण करने के लिए महमूद गजनबी आए, मोहम्मद गोरी आए। आप जानते हैं यही अफगानिस्तान है, यहीं से चलकर बाबर भी आया था भारत देश में आक्रमण करने के लिए। तो जितने खतरनाक किस्म के, गुजराती शब्द में एक बोलते हैं नराधम किस्म के व्यक्ति, डेंजरस, तो जितने खतरनाक किस्म के व्यक्ति, अभी रिसेंटली भी देख सकते हैं तालिबान, तो सारे खतरनाक किस्म के व्यक्ति जो लूटपाट में संलग्न रहते हैं ये अफगानिस्तान से ही हैं। चलिए देखते हैं। एक क्षेत्र देखिए गजनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका अफगानिस्तान हो गया। भौगोलिक आइडिया अगर लेंगे, पश्चिम के हिस्से में ईरान, ऊपर में देखिए तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, और नीचे का क्षेत्र ये पाकिस्तान का है, बीच में आपका ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान में एक क्षेत्र यहां आप देख पा रहे हैं दक्षिणी हिस्से में गजनी। गजनी ही वही क्षेत्र है जहां से महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया और 17 बार आक्रमण किया। हर बार के आक्रमण में अरबों खरबों की संपत्ति यहां से लूट कर लेकर गया। तो ये महमूद गजनबी 1001 से 1027 के बीच में 17 आक्रमण किए, जिसमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया गया आक्रमण सबसे फेमस है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक सोमनाथ मंदिर भी वहां पर है। तो मोहम्मद गोरी जानते हैं, फिर गोरी कबीले का उदय हुआ और मोहम्मद गोरी भी आए भारत में आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गोरी आए नहीं, बुलाए गए। आप जानते हैं जयचंद्र के द्वारा बुलाया गया था, और जयचंद्र जिसकी बेटी थी संयुक्ता, जिससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्रेम करता था, तो उसको हराने के लिए इसको बुलवाया गया। और गोरी जब भारत में आया तो तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई जानते पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। उसके बाद चंदावर की युद्ध में उसको भी हराया जिन्होंने बुलाया था। और जाते जाते अपने प्रिय शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप कर चला गया। आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश सबसे पहला वंश है, तो गुलाम वंश की नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका शिष्य था? गोरी का शिष्य था, गोरी का गुलाम था। तो गजनबी और गोरी भारत में आक्रमण करने के लिए यहीं से आए। एक बार बैठे हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी और अचानक से बोलते हैं कि मैं गजनी जाना चाहता हूं, मैं गजनी जाना चाहता हूं। सारे लोग बोलना शुरू कर दिए, क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी गजनी जाकर? गजनी में क्या है? गजनी जाने के बाद बताया कि मैं देखना चाहता था कि जो भारत देश के ऊपर इतना लगातार इतना बार आक्रमण किए उसके पास अपना क्या धन वैभव है, क्या पावर है। तो ये गजनबी और गोरी भारत में आए। इसके अलावा जानते हैं बाबर भी भारत में आया और आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य का नींव डाला गया और लंबे समय तक चला। अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे मुगलों का प्रभुत्व घटा। तो बाबर से भी, तो बाबर, गजनबी, गोरी, ठीक है। तो चलिए गजनी का क्षेत्र आपने देखा। अफगानिस्तान, राजधानी क्या है? काबुल, ठीक है। राजधानी काबुल है। काबुल का भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं कहाँ है। अब यहाँ एक फेमस जगह है बामियान। बामियान फेमस जगह इसीलिए है, बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी, और भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा यहां पर थी। और एक विद्रोही संगठन था, ठीक है, इस्लामिक विद्रोही संगठन, जिसके द्वारा यहां से विशाल प्रतिमा को उड़ा दिया गया। पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा यही थी, जिसको उड़ा दिया गया है, ठीक है। आधा अधूरा भी बचा हुआ है। तो बामियान इस चीज के लिए फेमस है। और इस बात को लेकर जगह जगह अलग अलग देश में विद्रोह हुआ। जैसा कि जानते हैं म्यांमार का जो क्षेत्र है,
म्यांमार में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं, तो वहाँ जो इस्लाम धर्म को मानते हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो उनको खदेड़ खदेड़ के भगाया गया, भारत में शरणार्थी के तौर पर आए। ठीक है, तो रोहिंग्या मुसलमान को इसलिए खदेड़ा गया म्यांमार से चूंकि बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ उड़ाया गया था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग म्यांमार में अधिक हैं, तो वहाँ से मुसलमान सबको खदेड़ने का काम किए, तो धर्म को लेकर हुआ। तो बामियान इसलिए फेमस है। आप देखेंगे ये जो लिखे हुए हैं रेशम मार्ग बहुत फेमस है। अफगानिस्तान का जो ये रेशम मार्ग का मतलब क्या है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महादेश में जाने के लिए एक कॉमन रास्ता है, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसको बोला जाता है रेशम मार्ग। तो अफगानिस्तान में एक ऐसा मार्ग है जो तीनों महादेश को जोड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं रेशम मार्ग। यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अफगानिस्तान में देखेंगे तो एक फेमस पर्वत हिंदू कुश पर्वत है। अब हिंदू कुश पर्वत की स्थिति देखेंगे तो अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में और पामीर के गांठ तक जाकर मिलती है। आप गौर करेंगे अफगानिस्तान में ये हिंदू कुश पर्वत है, चाइना के तरफ से कुनलून पर्वत और भारत के तरफ से हिमालय पर्वत, तीनों एक जगह पर गांठ बना रही है। इसको पामीर गांठ बोलते हैं, इसी के ऊपर पामीर का पठार है। तो तीनों कुनलून पर्वत, चाइना का, भारत का हिमालय और अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत जिस जगह पर मिल रही है, यहीं एक पठारी भाग बना हुआ है, पामीर का पठार, जिसको दुनिया का छत बोलते हैं। दुनिया का छत क्यों बोलते हैं? चाइना, भारत का हिमालय और हिंदू कुश सबके शीर्ष पर ऊपर में है, तो छतनुमा, तो इसीलिए इसको दुनिया का छत भी बोलते हैं, पामीर का पठार। आप देखेंगे इसी पामीर के पठार से एक फेमस नदी जो अफगानिस्तान में बहने वाली काफी फेमस नदी है, जिसको बोलते हैं आमू दरिया नदी। तो आमू दरिया नदी यही पामीर के पठार से निकलती है, आमू दरिया नदी, और अफगानिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान के पूर्वी भाग से होते हुए आगे जाकर अरल सागर में मिल जाती है, अरल सागर में जाकर मिल जाती है। तो आमू दरिया नदी कहाँ से निकलती है? पामीर के पठार से, और अफगानिस्तान होते हुए अरल सागर में चली जाती है। एक दूसरी फेमस नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, ये फेमस नदी काबुल नदी, और काबुल नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है कुन्नार नदी जो इसमें मिलती है, और दोनों नदी फाइनली ये काबुल नदी किसमें मिल जाती है? सिंधु में। ठीक है, सिंधु से मिल जाती है। तो ये काबुल नदी और आमू दरिया नदी, ठीक है, काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और सिंधु में जाकर मिल जाती है, इसकी छोटी सी कुन्नार सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए रेशम मार्ग आपने देखा, ये देखा। अब अगर इतिहास में आप जाएंगे तो एक और घटना याद आएगा। सेलुकस निकेटर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से एक युद्ध हुआ है सेलुकस निकेटर का, जिसमें सेलुकस निकेटर हार जाता है, और हारने के बाद क्या करता है, ये अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। इसकी पुत्री का नाम था हेलन, सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलन, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में आधा अफगानिस्तान का ये मिल गया। हम जानते हैं काबुल, कंधार, काबुल का ये क्षेत्र, काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत का क्षेत्र, तो 4 क्षेत्र इनको दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। सोचिए, हम लोगों को दहेज में अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला था, क्यों? क्योंकि सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलन, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईस्वी पूर्व में हार गया, तो वो अपनी पुत्री से शादी कर देता है, दहेज में ये क्षेत्र प्राप्त होता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत का क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे एक सबसे फेमस जो लेटेस्ट चर्चा में है, तालिबान के बारे में जानना चाहिए। अभी उत्पात मचाए हुए था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोग, वहाँ के नागरिक काफ़ी दुखी रहते हैं इस संगठन के कारण। तो अफगानिस्तान में एक सक्रिय इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसको बोलते हैं तालिबान। ये संगठन क्यों बना? इसमें अमेरिका का हाथ था। आप जानते हैं कि रसिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, ठीक है। तो रसिया धीरे धीरे मध्य एशिया में जो क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मध्य एशियाई जितने देश थे उसको धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रहे थे।
अब ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमेरिका भी हम्बनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका में था, वहां से रसिया के द्वारा इनडायरेक्टली भगाया गया। तो ये भी चाहता था कि मध्य एशिया से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस क्षेत्र से, तजाकिस्तान के क्षेत्र से इसको रसिया को भगाएं। रसिया धीरे धीरे अपना नियंत्रण कायम कर रहा था। तो एक इस्लाम धर्म को, मतलब अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन बनाया गया और संगठन का नेतृत्व करने के लिए इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ से एक व्यक्ति को दिया गया, जो साउथ अफ्रीका का व्यक्ति था। नाम था ओसामा बिन लादेन, एक इंजीनियर था, एक साइंटिस्ट था, उसको अमेरिका दिया और वो नेतृत्व करना शुरू कर दिया कि देखो रसिया वाले मतलब क्या कहते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, हम लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। तो जिहाद को लेकर, धर्म को लेकर एक लड़ाई चल गई कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो भी लोग बाहर से आएंगे उसको भगाना है। तो भगाने के लिए ये तालिबान बना, जिसमें ओसामा बिन लादेन को आप जानते हैं। तो बनाए तो थे, इनडायरेक्टली अमेरिका का हाथ था, लेकिन फिर यही घातक बन गया किसके लिए? अमेरिका के लिए। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया गया। फिर बदला लेने के लिए ओसामा बिन लादेन 2011 में ओसामा बिन लादेन को घर घुस के अमेरिका मारा। तो चलिए अफगानिस्तान के को देखना है। नेपाल, नेपाल जानते हैं एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है नेपाल, पड़ोसी छोटा सा देश है। और नेपाल को बोलते हैं हम लोग बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होता है? दो शत्रु देशों के बीच जो एक छोटा सा देश होता है उसको बोलते हैं बफर कंट्री। शत्रु देश क्या? चाइना और भारत। आप गौर करेंगे, ये जो आपका नेपाल का क्षेत्र है, इस नेपाल के उत्तरी भाग में देखेंगे ऊपर से चाइना है और नीचे अपना भारत है, नीचे भारत है। पश्चिम के तरफ उत्तराखंड, पूरब के तरफ सिक्किम, नीचे यूपी और बिहार। तो कुल मिलाकर 3 ओर से भारत, 1 ओर से चाइना। तो हम कह सकते हैं पश्चिम, पूरब और दक्षिण में भारत अवस्थित है और ऊपर में चाइना, बीच में ये बफर कंट्री है। तो दो शत्रु देशों के बीच की कंट्री को बफर कंट्री बोलते हैं। चाइना जानी दुश्मन है भारत का। 1962 में युद्ध हुआ था, अक्साई चाइना लूट कर लेकर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बफर कंट्री बोलते हैं। नेपाल के बारे में आप अध्ययन करेंगे, नेपाल में सबसे बड़ी बात है 2008 तक, रिसेंटली लेटेस्ट देखेंगे, तब तक राजतंत्र चला है। नेपाल में 240 वर्षों तक राजतंत्र चला। राजतंत्र समाप्त हुआ और ये 28 मई 2008 से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। 28 मई 2008 से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। लोकतंत्र मतलब क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो व्यवस्था होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, जुडिशियरी, ये सारा व्यवस्था लोकतंत्र वाली सिस्टम 28 मई 2008 से, दोनों में 8-8 है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। 8/2008, 28 2008 से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। और अंतिम राजा, यानी राजतंत्र जो चला 240 वर्षों तक राजतंत्र चला, अंतिम राजा कौन थे? ज्ञानेंद्र शाह, ये अंतिम राजा बने हैं, ठीक है। तो चलिए, ये एक बफर कंट्री है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम 2 फेमस जगह आपको बताएंगे जहां पर भगवान बुद्ध और सीता मैया का जन्म हुआ था, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं। सीता मैया जिनको भगवान मानते हैं, इनका जन्म जनकपुर नेपाल में हुआ। यहां आप देख पा रहे हैं जनकपुर, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध की जन्म स्थली नेपाल है और कर्म स्थली अपना बिहार है, तो ये भी जानते हैं। भगवान बुद्ध, याद होगा, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया 3 वाक्य, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, उनका विचार है कि जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, रास्ता नहीं दिखाई दे, तो ऐसे कंडीशन में किसी बुद्ध पुरुष के शरण में जाना चाहिए। और बुद्ध पुरुष क्या करेंगे? आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। बुद्ध पुरुष मतलब श्रेष्ठ इंसान, जिनके पास अनुभव हो, कार्य दक्षता हो, उनके पास जाइए, वो आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो पहला वाक्य है बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा है संघम शरणम गच्छामि। तो संघम शरणम क्या है? संघ बनाना। आज
कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो एक संघ यूनिटी चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोग चाहिए, तो संघ भी आवश्यक है। तीसरा शब्द आता है धम्म। धम्म मतलब होता है सामाजिक क्रांति। तो समाज में क्रांति लाने के लिए जहां जहां गलत हो रहा है वहां गलत के खिलाफ आप खड़े होइए। तो 3 वाक्य में सब कुछ है। तो इन लोगों के द्वारा जो विचार दिया गया उन पर चलने से आपका जीवन संवर जाएगा। इसीलिए इनकी जन्मस्थली को तो जानना ही चाहिए। भौगोलिक स्थिति लुम्बिनी हम देख पा रहे हैं नेपाल में, नीचे से दक्षिणी भाग में, और ये जनकपुर 2 क्षेत्र हो गया। अब चलिए बारी बारी से पहले हम लोग पर्वत में चलेंगे। नेपाल में कौन कौन सा पर्वत है तो देखेंगे। लगभग 80-85% जो भूमि है नेपाल की भूमि वो पर्वतों से ढका हुआ है, मैदानी भाग कम है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में 4 पर्वत श्रेणी काफी फेमस है, जिसको जानना पड़ेगा। आप यहां देख पा रहे हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये 4 पर्वत श्रेणी। एग्जाम में तो कई बार पूछ लिया है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो सबसे पश्चिम यहां धौलागिरी मुख्य पर्वत में, फिर अन्नपूर्णा, और इधर माउंट एवरेस्ट, मकालू। मौ से माउंट एवरेस्ट, मौ से मकालू। तो याद रख सकते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ये महत्वपूर्ण 4 पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। इसके बाद यदि देखा जाए तो नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की राजधानी जो है वो एक नदी के किनारे अवस्थित है। नदी है बागमती नदी। कोसी की सहायक है यहाँ पर बागमती नदी। यहाँ दिखाया गया महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। तो काठमांडू जो है, यहाँ रहा काठमांडू, और काठमांडू बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। बागमती नदी के किनारे ही एक फेमस मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, फेमस मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है। तो एक फेमस यहाँ पर मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, काठमांडू भी बागमती के किनारे। इसीलिए बागमती महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यदि नदी का अध्ययन करें तो महत्वपूर्ण बहुत सारी नदियां, 7-8 नदियां नेपाल में बहने वाली महत्वपूर्ण है, जिसको बारी बारी से एक झलक देखना जरूरी है कि नेपाल में किन किन नदियों का बहाव किधर है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहां से जो नदी चली है काली नदी, काली नदी को ही आगे चलकर भारत में शारदा नाम से जानते हैं, शारदा नदी। और शारदा नदी जाकर मिल जाती है घाघरा नदी में। घाघरा नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? कर्णाली नाम से। तो नेपाल में कर्णाली बोलते हैं, ठीक है। कर्णाली नदी को ही आगे चलकर घाघरा बोला जाता है, और घाघरा की सहायक शारदा है, जिसको काली बोला जाता है। जब शारदा घाघरा से मिलती है उसके बाद ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ? बिहार के छपरा में। बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। आप जानते हैं कि बिहार में जो गंगा नदी बहती है 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। वैसे गंगा नदी के बारे में अगर देखा जाए तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, उत्तराखंड से निकलती है 110 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। जोड़ देंगे तो 2525 किलोमीटर हो जाता है, फिर डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। तो बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। तो बिहार में आप देखेंगे ये जो घाघरा नदी है ये छपरा के पास आकर मिल जाती है, ठीक है। इसको कर्णाली बोला जाता है, घाघरा को नेपाल में। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसा कि देख पा रहे हैं ये गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी यहां देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है गंडक नदी, और गंडक नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है। यहां पर गंडक नदी, एक काली नदी, एक त्रिशूल नदी, 2 नदी मिल जाती है तो गंडक का निर्माण होती है। गंडक नदी को भी पर्वतीय भाग में अलग नाम से जाना जाता है और मैदानी भाग में अलग नाम से जाना जाता है। एक तो अन्नपूर्णा पर्वत से गंडक नदी निकलती है, नेपाल की नदी, तो काली और त्रिशूल के मिलने से गंडक बनती है, ठीक है। इसको पर्वतीय भाग में शालिग्राम नाम से जानते हैं गंडक को, मैदानी भाग में नारायणी नाम से जानते हैं। और ये गंडक नदी आकर
गंगा नदी से सोनपुर के पास आकर मिल जाती है। तो अन्नपूर्णा से निकलने वाली गंडक, आपने काली नदी देखा, करनाली देखा, यानी घाघरा शारदा भी देखा, उसके बाद गंडक नदी, इसके बाद आगे लेंगे बागमती नदी। बागमती और कमला दो नदी है, दोनों सहायक नदी है एक नदी का, कोसी नदी का। गोसाईनाथ पर्वत नेपाल में पड़ता है, यहाँ से कोसी नदी निकलती है, और इसकी एक सहायक है अरुण नदी। आप देख पा रहे हैं अरुण नदी तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है अरुण नदी, जो मिल जाती है नेपाल में ही, कोसी से मिल जाती है और फिर आगे बढ़ती है। और इस कोसी में मिलने वाली दो छोटी छोटी नदियां, एक आपका ये कमला नदी और दूसरी नदी बागमती नदी। और ये बागमती नदी वही बागमती नदी है जिस पर नेपाल की राजधानी काठमांडू अवस्थित है। यह वही बागमती नदी है जिस पर पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है, विशाल मंदिर। और ये दोनों कमला और बागमती नदी कोसी से मिल जाती है और फिर कटिहार के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। तो कुछ फेमस नदी के बारे में बताया गया, जिसमें गंडक, बागमती, कमला, कोसी, घाघरा, शारदा, करनाली, इन नदियों के बारे में बताया गया, पर्वत के बारे में बताया गया। अब चलिए आपको लिए चलते हैं एक लेटेस्ट नेपाल का एक क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र, जो अभी इधर चर्चा में आया। आप देखेंगे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख बहादुर खान। नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर खान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। अब देखिए केपी शर्मा ओली साहब जब आए तो एक मुद्दा इन्होंने उठाया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अमित शाह जी एक मुद्दा उठाते हैं कि पीओके को वापस हम लोग ले आएंगे, ठीक है, और अपने मुल्क में मिलाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इनका वोट बढ़ जाता है, लोगों की सहानुभूति बढ़ जाती है कि निश्चित तौर पर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पीओके को ले आएंगे, यानी देश के लिए अच्छा काम करेंगे, तो आप वोट अधिक देते हैं। यही काम किया केपी शर्मा ओली साहब। ये क्या करते हैं, एक विवादित जो था, एक विवादित क्षेत्र है, इनके विचार से, केपी शर्मा ओली साहब के विचार से उस पर एक डिस्कशन किया भूमि को लेकर। तो इसको समझिए पहले डिटेल से। हम लोग जानते हैं 1814 से 16 में एक युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। उससे पीछे चलते हैं। भारत देश में आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, लगभग। तो भारत देश में लगभग 200 वर्षों तक शासन रहा है। इसमें क्या हुआ, भारत के पड़ोसी देश कौन सा, नेपाल। नेपाल के लोगों को बोला जाता है गोरखा। गोरखा लोग युद्ध में काफी निपुण होते हैं। ये क्या किए, युद्ध के अपने रण कौशल के कारण युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है, मतलब अपनी सीमा को बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाकर क्या करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कुमायूं का क्षेत्र, ठीक है, उत्तराखंड दो भाग में बटा हुआ था। एक कुमायूं का क्षेत्र है उत्तराखंड का, और दूसरा है गढ़वाल का क्षेत्र। तो गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों कौन सा क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र। और ये देख पा रहे हैं ये सिक्किम का क्षेत्र है। तो युद्ध के गोरखा लोग क्या करते हैं, सिक्किम को भी जीत लेते हैं, उत्तराखंड को भी जीत लेते हैं, यानी कुमायूं गढ़वाल को जीत लेते हैं। नीचे से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार का कुछ हिस्सा जिसको अवध बोलते हैं, इसको भी जीत लेता है और अपने में मिला लेता है। और अपने मन से एक सीमांकन भी करते हैं वो लोग कि ये सतलज नदी, गढ़वाल कुमायूं के पश्चिमी हिस्से में एक सतलज नदी और सिक्किम के पूर्वी साइड में ये तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का क्षेत्र ये मेरा हुआ, ये झंडा गाड़ते हैं गोरखा लोग, नेपाली लोग। अब अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। अंग्रेज क्या करते हैं कि एक लड़ाई लड़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आंग्ल नेपाल युद्ध। तो अंग्रेजों की नेपाल के साथ युद्ध 1814 से 16 में चला और अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। जीतने के बाद एक सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि में क्या होता है उसको समझिए। इसमें क्या होता है कि चूंकि अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप गढ़वाल, कुमायूं और जो सिक्किम का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, उसको छोड़कर पुनः अपने जगह पर चले जाइए। तो फिर से नदी के आधार पर ही सीमांकन होता है।
पहले था सतलज नदी से तीस्ता के बीच में सीमांकन किया गया था। अब क्या हुआ कि महाकाली नदी से लेकर मेची नदी, जो सिक्किम के पश्चिमी हिस्से में मेची नदी, इसके बीच ही नेपाल रहेंगे। मतलब पुनर्मुस्को भव, जहां थे चले जाइए। अब महाकाली नदी से मेची के बीच में, ये था सुगौली की संधि में। अब रिसेंटली केपी शर्मा ओली क्या उठाए मुद्दा, यहां पर भारत क्या कर रही थी कि एक रोड बनाने का काम कर रही थी। ठीक है, जब रोड बन रहा था तो यहां पर रोक दिया गया। उत्तराखंड के पास जब रोड बन रहा था तो इस रोड को रोका गया नेपाल के द्वारा, केपी शर्मा ओली साहब के द्वारा, और बोला गया कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों बना रहे हैं। फिर मुद्दा आ गया सुगौली की संधि का कि क्या हुआ था, तो महाकाली से मेची के बीच में रहना था। तो केपी शर्मा ओली साहब तर्क देते हैं कि देखिए, सुगौली की संधि में तर्क हुआ था कि महाकाली, पहले हम लोग थे सतलज से लेकर, मतलब गोरखा लोग था तीस्ता के बीच में। ठीक है, तो अब महाकाली से मेची के बीच में है, तो महाकाली नदी तो है ही, इसकी दो छोटी छोटी सहायक नदी है। एक ये सहायक नदी है जिसको बोलते हैं काला पानी, और एक दूसरा है लिम्पादुरा। तो काला पानी, लिम्पादुरा और उसके बाद महाकाली। ठीक है, तो महाकाली की सहायक ये दोनों छोटी छोटी नदियां हैं। तो सहायक नदी को भी उनके विचार से, नेपाल के विचार से, इसमें ही इंक्लूड करके जोड़ा जाएगा। यानी महाकाली नदी का जो क्षेत्र है यहां तक है। ठीक है, सहायक नदी भी भारत मानती है कि आपका सीमा महाकाली से पूरब ही है, और वो लोग मानते हैं कि महाकाली की सहायक है ये काला पानी और लिम्पादुरा, तो ये क्षेत्र भी मेरा है। यही विवाद का कारण है। सुगौली की संधि के बाद फिर से जो विवाद उठा, और देश के लिए भूमि बढ़ाने का प्रयास करेंगे, केपी शर्मा ओली सोच रहे थे, तो सहानुभूतिपूर्ण हम लोगों को वोट मिल जाएगा। तो ये जो विवाद का कारण बना हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं IR में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो नेपाल के बारे में बताया गया कि बफर कंट्री है, इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन सा मंदिर है, ठीक है, किनकी जन्मस्थली है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, कब तक राजतंत्र चला, कब से लोकतंत्र प्रणाली आई, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री कौन है। तो एक बेसिक आइडिया, एक भौगोलिक आइडिया जरूर आप लोगों को मिला होगा। कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।